उसने अपना फोन निकाला। कोई सिग्नल नहीं। कैसे? वे पुणे के बीचों बीच थे, जो भारत के सबसे व्यस्त शहरों में से एक है। वह शहर की इमारतों की रोशनी को ऊंची दीवारों के पार केवल झिलमिलाते देख सकता था, लेकिन वाड़ा के अंदर हवा निर्जीव थी। कोई शहर का शोर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ उसके खुद के तेज धड़कते दिल की आवाज। मीरा, यह मजाक नहीं है। वह सीढ़ियां नीचे की ओर दौड़ा। उसका भारी कैमरा बैग उसके पसलियों से टकराता रहा। वह उस फव्वारे तक पहुंचा जहां वे गाइड के साथ बैठे थे, पर काका गायब था। पूरा किला वीरान जान पड़ता था। फिर भी ईशान को लगा जैसे दीवारों की अंधेरी तीर कमानों से हजारों आंखें उसे देख रही थीं। गणेश दरवाजा रात की चादर में लिपटा। एक छायादार आकृति द्वार के पास खड़ी है। काका, वो कहाँ है? वो कहाँ चली गई? एक पत्थर की मेहराब के पीछे से गाइड प्रकट होता है। उसका चेहरा आधा चांदनी से रोशन। पहेलियों से चुप रहो। निचले स्तरों की सीढ़ियां कहाँ हैं? वो गिर गई होगी। तुम्हारी दुनिया में वहां कोई सीढ़ियां नहीं है, फोटोग्राफर। लेकिन उसकी दुनिया में महल अभी भी 7 मंजिल ऊंचा है। वह समय की परतों के बीच गिर रही है। अगर आप उसे वापस चाहते हैं तो आपको अपनी आंखों से देखना बंद करना होगा और अपने डर से देखना शुरू करना होगा। मीरा अब पूरी तरह से त्रासदी में निवास कर रही थी। उसने अपने आधुनिक कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। डेनिम को पिंजरे की तरह महसूस कर रही थी। उसने कोने में फेंका हुआ पुराना बोरे का टुकड़ा पाया और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। छन छन खोजती, छन छन गानी। संवेदी इनपुट एक ज्वार की लहर था। संवेदी इनपुट एक ज्वार की लहर था। स्पर्श। दीवारें पहले गर्म, फिर ठंडी और फिर कुछ गाढ़े और धातुमय के साथ गीली महसूस हुई। आवाज नारायण नारायण की हजारों फुसफुसाहटें वेंट्स में गूंज उठी। दृष्टि दरारों से चांदनी लालटेन के लहराते हुए नारंगी में बदल गई। उसने फिर से गार्डी हत्यारों को देखा। वे भूत नहीं थे, वे ठोस लोग थे जिनके पास मुड़े हुए हथियार थे। वे एक भयानक लयात्मक अनुग्रह के साथ चले। मीर एक कोने में सिमटी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी और रक्तिम थी। उसने देखा कि वे युवा पेशवा को घेरने लगे। उसने लड़के की आंखों में विश्वासघात देखा। जब उसने दरवाजे की ओर देखा जहां उसके चाचा रघुनाथ राव उसके रक्षक होने चाहिए थे। ईशान किले के मध्य में पहुंचा, वह विशाल पत्थर का मंच जहां कभी महल खड़ा था। उसने अपना कैमरा गिरा दिया। महंगा लेंस पत्थर पर टूट गया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। मीरा उसके नीचे गहरे धरती में। मीरा ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन अपनी पागलपन में उसे ये आवाज ईशान की नहीं लगी। ये उस चाचा की लगी जिसने लड़के की मौत का आदेश दिया था। नहीं, उसके लिए मत आओ। उसे अकेला छोड़ दो। वह अपने नंगे हाथों से मिट्टी के फर्श को खोदने लगी। अपनी कल्पना में देखे हुए लड़के को दफनाने की कोशिश कर रही थी। उसे ऊपर से आने वाली आवाज से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके नाखून फटे और खून बहने लगा, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह एक माँ थी, एक बहन थी, एक गवाह। वह खुद शानिवर वाड़ा की आत्मा थी, शताब्दियों पहले हुई एक हत्या के लिए शोक में। प्रवेश द्वार। सुबह 3 बजे। चांद ढलने लगा। उसकी चांदी की रोशनी चोटिल बैंगनी में बदलने लगी। ईशान ने नींव में एक छोटा सा छिद्र पाया, जो किसी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चौड़ा था। वह अंदर घुसा, अपने कंधों को रगड़ते हुए और राहत की सांस लेते हुए रोने लगा जब उसने मीरा की जैकेट की एक चमक देखी। मीरा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुड़ी और उसकी आंखों की नजरों ने उसकी धड़कन को रोक दिया। उसकी पुतलियां इतनी फैली हुई थीं कि वे पूरी तरह से काली दिख रही थीं। वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। काका, क्या तलवारें चली गईं? मीरा, मैं ईशान हूं। हम घर चल रहे हैं। उसने उसे बाहर की ओर खींचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दिल्ली दरवाजा की दहलीज को पार किया, हवा तुरंत रुक गई। शहर की आवाजें लौट आईं। एक दूर की मोटरसाइकिल, एक कुत्ते का भौंकना। ईशान ने पीछे मुड़कर किले की ओर देखा। यह फिर से एक पुराने पत्थरों के ढेर की तरह लग रहा था।
एक पर्यटक आकर्षण, लेकिन मीरा ने उसके हाथ को छोड़ने नहीं दिया। उसकी पकड़ तंग थी, उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी। ईशान, वह अब भी कॉल कर रहा है, और अगले पूरे चांद पर। उसने कहा कि तुम्हें उसके साथ रहना होगा ताकि मैं मुक्त हो सकूं। शनिवार वाड़ा के प्राचीन पत्थरों से पुणे पुलिस स्टेशन की तेज चमकदार बत्तियों तक का हस्तांतर इतना जबरदस्त था कि ये किसी की भी वास्तविकता को चकनाचूर कर सकता था। वह एक लकड़ी के बेंच पर बैठी थी, एक पुलिस द्वारा दिए गए मोटे धूसर कंबल में लिपटी हुई। उसने चिकित्सा ध्यान देने से मना कर दिया था। उसकी निगाहें उसके चेहरे के सामने के 2 इंच के बिंदु पर अटकी हुई थी। उसकी डरावनी फुसफुसाहट के बाद उसने एक और शब्द नहीं बोला। पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल में तनाव है जब ईशान जवाब की मांग करता है। सर, हमने एंट्रेंस का सीसीटीवी चेक किया। आप और वो महिला अंदर आए थे, और कोई नहीं। कोई नेहरू जैकेट वाले बूढ़े गाइड का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने आपसे कहा था, वह हमारे साथ था। उसने हमें इतिहास बताया। उसने हमें वहीं तक पहुंचाया जहां वह गायब हो गई। देखिए श्री शर्मा, आप आधी रात को पूर्णिमा की रात में एक खंडहर में गए। महिला को घबराहट का दौरा पड़ा। शायद वो गिर गई और कुछ देखा हो। ऐसा होता है। वहां कोई काका नहीं है। बाद में उनके शांत अपार्टमेंट में मौन चीखों से भारी महसूस हो रहा था। ईशान ने मीरा को सोते हुए देखा। उसकी सांसें बहुत नियमित थीं। उसका चेहरा बहुत स्थिर था, ऐसा जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। वह सो नहीं पा रहा था। हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसे दिल्ली दरवाजे पर लगे कांटे का पैटर्न दिखाई दिया, और उसने मराठी में वह गीला हताश चीख सुनी। वह उठा और अपनी मेज पर गया, टूटे हुए कैमरे से अपना मेमोरी कार्ड खींचते हुए। उसे तर्कसंगत प्रमाण चाहिए था। उसे फोटो में गाइड को देखना था। तस्वीरें अद्भुत थीं। पूर्णिमा ने वाड़ा को एक सिनेमाई, लगभग ओपेरेटिक रोशनी में पेश किया था। ईशान ने फव्वारे की छवियों, पत्थरों में नक्काशीदार कमल के आकार और विशाल प्रभावशाली नागरखाना सीढ़ियों की तस्वीरों को स्क्रॉल किया, और फिर वो केंद्रीय प्रांगण की तस्वीरों तक पहुंच गया। एक शॉट में मीरा हंस रही थी। उसका चेहरा आकाश की ओर उठा हुआ था, और उसके ठीक बगल में बिल्कुल साफ काका खड़े थे। वह ऊपरी बालकनी की ओर इशारा कर रहे थे। उनके मुंह से कुछ समझाते वक्त खुले था। ईशान ने एक आदिम भय की झलक महसूस की। सीसीटीवी ने झूठ दिखाया। उसने गाइड के चेहरे पर जूम किया। ये उतना ही खुरदुरा था जैसा उसने याद किया, लेकिन जब उसने घूरा तो छवि का पिक्सेलेशन विकृत होता दिखाई दिया। आदमी की आंखें मीरा को नहीं देख रही थी, वो सीधे कैमरा लेंस की ओर देख रही थी। ईशान ने अगली फोटो स्क्रॉल की। इस तस्वीर में मीरा कैमरे से थोड़ी दूर खड़ी थी। गाइड अब उसके पीछे खड़ा था, और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था। मीरा को अजनबियों का स्पर्श पसंद नहीं था। वो झटके से पीछे हट जाती, लेकिन उसने कोई धक्का मुक्की नहीं की थी। वह बिल्कुल शांत दिख रही थी। अंतिम तस्वीर सबसे परेशान करने वाली थी। यह तस्वीर तब ली गई थी जब ईशान सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए दौड़ा था। गाइड नींव के पत्थरों के पास अकेला खड़ा था, लेकिन वह कुछ नहीं देख रहा था। वह उस मुंडेर की ओर देख रहा था जहां ईशान जाने वाला था। वह इंतजार कर रहा था। ईशान ने लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले दिन अपनी चिंतित बहन के देखभाल में मीरा को छोड़कर ईशान इंस्टीट्यूट गए। उसे ये जानना था कि वो आदमी कौन था। वो सिर्फ एक भूत नहीं था, वो एक द्वारपाल था। ईशान ने 18वीं सदी के पेशवा परिवार और उनके सहायक के स्केच और चित्र देखने में घंटों बिताए। वो चेहरों की तलाश कर रहे थे, ऐसे चेहरे जो फोटो में दिख रहे व्यक्ति से मेल खाते। उसे कुछ नहीं मिला। कोई गार्ड, कोई सलाहकार, कोई नौकर काका जैसा नहीं दिखता था। वो छोड़ने वाला था, निराश और थका हुआ। तभी एक वरिष्ठ अभिलेखपाल उसकी परेशानी और उसके फोन पर तस्वीर को देखते हुए एक धूल भरे फोल्डर से एक अस्पष्ट, निजी पारिवारिक वृक्ष को बाहर निकालता है। इस व्यक्ति को
आप पेशवताओं की सफलता की इतिहास की किताबों में नहीं पाएंगे। वह तो धोखे के अधीन है। आर्कीव संरक्षक ने एक चौंकाने वाला सत्य उजागर किया। रघुनाथ राव, वही चाचा जिन्होंने नारायण राव की हत्या का आदेश दिया था, अकेले नहीं थे। उनके पास एक विश्वासपात्र था, एक दूर का रिश्तेदार जो महल के रहस्यों का प्रबंध करता था, एक व्यक्ति जिसका नाम केदार था। केदार ही था जिसने गाड़ी हत्यारों से समन्वय किया था। उसे हर मार्ग, हर छुपा हुआ दरवाजा पता था। वह षड्यंत्र के पीछे छाया था। अभिलेखपाल और करीब झुका। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट में बदल गई। केदार के वंशज अभी भी पुणे में रहते हैं। कहा जाता है कि वे श्रापित है, किले की निगरानी करने के लिए, लेकिन रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि जेलर के रूप में। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहानी तब तक दोहराई जाए जब तक कर्ज चुकाया नहीं जाता। 1920 की एक पुरानी धुंधली सेपिया तस्वीर में वाड़ा के बाहर एक समूह खड़ा है। उनमें से नेहरू जैकेट पहने हुए काका है। वही चेहरा, वही आंखें। काका केदार के आधुनिक अवतार के रूप में दिखाई देते हैं, या शायद स्वयं केदार का भूत है, पत्थरों से बंधा हुआ। अपार्टमेंट, कोरेगांव पार्क। जब ईशान अपार्टमेंट में वापस आया तब तक सांझ हो चुकी थी। शहर की बत्तियां जल रही थी, लेकिन उनके बैठक कक्ष में घना अंधेरा था। मीरा,